आइए हम सब एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसके आंसर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है ना। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में आंसर में कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। कैसे? आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और फिर आंसर को खुद ही जस्टिफाई करते हैं कि मुझे कहाँ ले जाना है। हमेशा आपसे कहा करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ भी हो उसको ध्यान से पढ़िए, तब आपको जो आंसर मिले, अगर कई आंसर आपको उसमें दिख रहे हैं तो आप उस आंसर के साथ हो लीजिए जो मोस्ट एक्यूरेट हो। आप खुद डिसाइड करिएगा भी कि मोस्ट एक्यूरेट हम कहाँ ले जाना चाहेंगे। इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूज़न है क्या? सुनने के बाद होगा तो डिसाइड करिएगा। लिखा है कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी। नेट गेन ऑफ एटीपी। ऐसा आपसे सवाल पूछा है, नेट गेन ऑफ एटीपी कब? तो कह रहा व्हेन ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ऐसा आपको क्वेश्चन बता रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इतना ही आपका सवाल है। अब आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज स्प्लिट होता है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ऐसा आपने देखा था और आपने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस इज कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स। ऐसा आपने पढ़ा है। अब 10 स्टेप में आपने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आप ऐसा देखें, ग्लूकोज है, 6 कार्बन का एसिड है और कहा आपने कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किस में? तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। और आपने कहा कि 10 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपने ऐसा देखा है। आपने देखा है कि जब एक कन्वर्जन होता है तो 2 ऐसे स्टेप हैं जहां एक एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आप खर्च कराते हो। एक है वो पहला स्टेप जहां पर एटीपी यूटिलाइज होता था, ऐसा आपने पढ़ा, और दूसरा है वो तीसरा स्टेप जहां पर एटीपी यूटिलाइज होता है। और इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता था और फिर आपने कहा इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण होता था और आपने कहा कि इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती थी जिससे एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता था। और फिर आपने कहा था कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट खुद ही कन्वर्ट हो जाता था फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। इस तरह से आपने देखा था कि इस शुगर की जब स्प्लिटिंग होती थी तो इस स्प्लिटिंग से अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण हो रहा था। आपने कहा था कि ये 5वां स्टेप नॉन एंजाइमेटिक स्टेप था जहां से फॉस्फेट ऐड होता था और ये कन्वर्ट हो जाता था किस में? तो आपने कहा था 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये 2 मॉलिक्यूल्स है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ना।
2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराइड बनते थे और ये कन्वर्ट हो गया है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसराइडिहाइड में। (1,3-बाईफॉस्फोग्लिसराइडिहाइड में ऐसा आपने देखा था। अब ये 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसराइडिहाइड आपने कहा था कि इसका क्या हो रहा था, डिहाइड्रोजिनेशन, और डिहाइड्रोजिनेशन की वजह से यहाँ हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहे थे उसको NAD एक्सेप्ट कर रहा था और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 का निर्माण हो रहा था। और आपने देखा था कि 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसराइडिहाइड नाउ कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 6th स्टेप था। अब आप 7th स्टेप पे देखे थे कि 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाउ कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता था तो यहां से आप देखे थे कि फॉस्फेट जो रिलीज होता था और एनर्जी इसको लेकर के ADP, तो एक मॉलिक्यूल्स के लिए एक, तो 2 के लिए 2 ADP किस में कन्वर्ट हो जाता था, 2 ATP में। ऐसा आपने देखा था। और आपने देखा था कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर कन्वर्ट होता था किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 7वां स्टेप, 8वां स्टेप। आपने 9वें स्टेप पे देखा था, क्या देखा था 9वें स्टेप पे? 9वें स्टेप पे देखा था कि ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाउ कन्वर्टेड इनटू किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फिर आपने 10वें स्टेप पे देखा था कि जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता पायरुविक एसिड में, तब यहां पर ATP का निर्माण हो रहा था। तो 2 ADP से क्या बन रहे थे, 2 ATP। ऐसा आपने पूरे इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में पढ़ा था। यानी आपने देखा था कि 1 और 3 स्टेप पे यूज हुआ है स्टेप 1 एंड 3, इस पे एक एक यानी 2 ATP यूज हुए। स्टेप 1 एंड 3 पे एक एक ATP यानी 2 ATP यूज हुए। दूसरा आपने देखा स्टेप 7 और स्टेप 10। इस स्टेप 7 और 10 में आपने देखा कि हर एक स्टेप पे 2-2 ATP बने हैं, यानी 7 स्टेप पे 2 और इस 10 स्टेप पे 2, यानी कुल कितने, तो आपने कहा 4 ATP का निर्माण हुआ है। फॉर्म से ज्यादा सिंथेसाइज, ऐसा आपने कहा। यानी आपने देखा कि इस पूरे कन्वर्जन के प्रोसेस में, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन के प्रोसेस में 10 स्टेप इन्वॉल्व हुए, और 10 स्टेप में 2 स्टेप पे, पहले और तीसरे स्टेप पे 2 ATP आपने देखा यूज हुआ, और आपने देखा कि 7वें और इस 10वें स्टेप पे 2-2 यानी 4 ATP का निर्माण हुआ। यानी अगर इस पूरे कन्वर्जन के प्रोसेस में आप देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे बना कितना, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 4 ATP का निर्माण हुआ है। और खर्च आपने कितना देखा यूज हुआ ये 2 ATP। यानी अगर नेट गेन हम देखना चाहें तो 4 - 2 यानी 2 ATP। तो 2 ATP क्या है, नेट गेन है। सवाल मेरा इतना ही है। अब आपने इसके आगे की बात जब पूछा गया होता कि पायरुविक एसिड का फेट क्या है, ये कहां जा रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है कि नहीं, इसके बाद की बात अगर आपसे पूछी गई होती तो आप इसके आगे की घटना को सोच पाते, और आगे की घटना को सोच पाते तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात आप सोचते, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात सोचते तब आप देखते कि ये जो NADH2 फार्मूला है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता और ATP का निर्माण कराता। लेकिन आपसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया। अब तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है, क्या कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। आपने कहा था कि दिस प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ, प्रोसेस एरोबिक है या प्रोसेस एनारोबिक है। यानी दोनों प्रोसेसेस में अगर सिर्फ इतने की बात की जाए तो दोनों प्रोसेस में नेट गेन ATP का आपके पास कितना आएगा, 2। तो आप इस तरह से पूरे अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका आंसर मुझे यहां ले जाना चाहिए था या नहीं। इसका मतलब मुझे यहां ले नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहा है इसमें। जो लिखा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो पूछ रहा है, उसके हिसाब से मेरा आंसर तो यही आना चाहिए।
आपको इन्हीं दो में कन्फ्यूज़न था और इस कन्फ्यूज़न को शायद आप यहाँ से समझ पाए होंगे, है ना। तो यहाँ 2 ATP मॉलिक्यूल्स इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो इसको समझने की कोशिश करिएगा और अपने को सेटिस्फाई रखिएगा। थैंक यू बेटा।